हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे भारत में बैंकिंग विकास के बारे में। यानी कि भारत में जो हम आधुनिक बैंक देख रहे हैं, क्या प्रारंभ से ही आज की ही तरह आधुनिक बैंकों की तरह बैंकिंग का व्यवसाय चल रहा था या इनका कोई और भी स्वरूप था। प्रारंभ से जब से भारत में बैंकिंग की नींव पड़ी तब से लेकर आज के आधुनिक बैंकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था को समझने के लिए भारत के बैंकिंग विकास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन काल में बैंकिंग व्यवस्था, फिर है मध्यकालीन समय में बैंकिंग व्यवस्था, ब्रिटिश काल में बैंकिंग व्यवस्था और स्वतंत्र भारत में बैंकिंग व्यवस्था। तो भारत के बैंकिंग विकास को ये 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला है प्राचीन काल में बैंकिंग व्यवस्था। तो प्राचीन काल में आज की तरह आधुनिक बैंक नहीं थे, आज की तरह चेक, हुंडी, बिल इत्यादि का प्रचलन नहीं था, परंतु उस समय भी मुद्रा का लेन देन का कार्य हुआ करता था। अर्थशास्त्री कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। और आपने शायद कौटिल्य का नाम सुना होगा, अवश्य ही सुना होगा। उनका अर्थशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो प्राचीन काल में भी आधुनिक बैंक तो नहीं थे, परंतु किसी न किसी रूप में बैंकिंग का कार्य चलता रहता था। उसके बाद आइए मध्यकालीन बैंकिंग काल में। तो मध्यकालीन बैंकिंग काल में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बैंकिंग का विकास प्रारंभ हो गया था और 12वीं शताब्दी आते आते तक देश में साहूकार, महाजन बनिए इनका प्रभुत्व फैलने लग गया था। आज के आधुनिक बैंकों की ही तरह इन साहूकार महाजनों का भी बैंकिंग का व्यवसाय पूरे देश में फैला हुआ था। ये बहुत ही ऊंची ब्याज दर पे अपना धन लोगों को देते थे। लोगों को ही नहीं, ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी आवश्यकता पड़ने पर जो साहूकार थे वो ऋण के रूप में धन देते थे। इनका प्रभुत्व कब समाप्त हुआ? जब धीरे धीरे ब्रिटिश शासनकाल ने का भारत में प्रवेश हुआ। ब्रिटिश लोग भारत में 16वीं शताब्दी में आए, तो उनके आने से इन साहूकार महाजनों का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने लगा और 1835 आते आते तक ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया और इन साहूकार महाजनों का प्रभुत्व लगभग समाप्त कर दिया। ये जो 1835 में इनका प्रभुत्व कम करके, और ब्रिटिश शासन उस वक्त हमारे देश में लगभग फैल चुका था, पूरी तरह से फैला हुआ था, तो ये अपने कर्मचारियों, अपने व्यापारियों को धन का भुगतान करने के लिए उनको किस प्रकार से उनका पेमेंट किया जाए, उसके लिए इन्होंने एजेंसी गृहों की स्थापना की। इन्हीं एजेंसी गृहों के माध्यम से ये जो ब्रिटिश कंपनी थी अपने कर्मचारियों और अपने अधिकारियों, व्यापारियों का भुगतान किया करती थी, यानी कि उनका पेमेंट किया करती थी। और सबसे पहले इन्होंने बम्बई में और कोलकाता में एजेंसी गृह की स्थापना की। सन 1970 में अलेक्जेंडर और एंड कंपनी एक संस्था थी। इसने सन 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में भारत में पहले बैंक की स्थापना की, जिसका नाम दिया द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसने स्थापना की? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने सन 1770 ईस्वी में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत में पहले बैंक की स्थापना की, जो कि 1832 आते आते तक फेल हो गया। और 1770 से 1870 के बीच में भारत में लगभग 39 बैंक यानी 39 बैंकों की स्थापना हुई, परंतु धीरे धीरे ये लगभग सभी बैंक फेल हो गए। परंतु हम कहें कि भारत में ये बैंक फेल होने के बाद भी भारत में बैंकिंग का नींव इन्हीं एजेंसी गृहों के माध्यम से पड़ा और तभी से फिर और भी बैंकों की स्थापना होने लगी। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में एजेंसी गृहों के बाद नंबर आता है प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना। फिर ब्रिटिश शासनकाल में बैंक ऑफ कोलकाता 1806 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में, जिसका कि 1809 ईस्वी में नाम परिवर्तित करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना देश के
3 प्रमुख महानगरों में की। इन तीनों बैंकों का शेयर खरीदकर ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इन तीनों बैंकों का शेयर खरीद के और इनको फाइनेंस की व्यवस्था की, इनको पूंजी प्रदान की। सन 1862 तक इन बैंकों को पत्र मुद्रा यानी कि जो कागजी नोट थे उनको भी निर्गमित करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। ये प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना से भारत में बैंकिंग के विकास में तेजी आई और इसके बाद मिश्रित पूंजी वाले अनेक बैंकों की स्थापना होने लगी और सन 1865 से लेकर 1914 के बीच में देश में कई बड़े बड़े बैंकों की स्थापना हुई। कई ऐसे भी बैंक हैं जिनकी स्थापना उस वक्त हुई थी और आज भी वो भारत में बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी, अलायंस बैंक, शिमला बैंक 1874 में, अवध कारपोरेशन बैंक 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, दी पीपल बैंक ऑफ इंडिया 1901 में और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, इंडियन बैंक 1907, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 और सन 1913 में तक आते आते तक देश में कुल छोटे बड़े जितने भी बैंक थे, जितनी भी संस्थाएं थी जो कि बैंकिंग का कार्य कर रही थी, उनकी संख्या बढ़कर 560 हो गई थी। परंतु वो जो समय था ये धीरे धीरे आज़ादी के लिए भारत में संघर्ष प्रारंभ हो गया था और प्रथम विश्व युद्ध का भी वही काल था। 1913 से 1917 का जो समय था ये भारत में बैंकों के लिए एक संकट काल के रूप में सामने आया, उभर कर सामने आया और 1913 से 1917 के बीच में टोटल 87 बैंक फेल हो गए, यानी कि उनकी जो पूंजी थी वो डूब गई। उन बैंकों में जिन लोगों ने अपना धन जमा किया था वो बैंक उनको वापस लौटाने में असफल रही। उनकी 175 लाख की चुकता पूंजी जो थी वो डूब गई और उस वक्त देश में स्वदेशी आंदोलन फैला हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोग नारे लगा रहे थे, उनके वस्तुओं का परित्याग कर रहे थे। ये भी एक बड़ा कारण रहा कि देश में बैंक के फेल होने लगे, लोग बैंकों से अपना रुपया वापस लेने लगे और भारत में प्रथम बैंकिंग संकट का काल 1913 से 1917 का समय जो है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए संकट काल के रूप में उभर कर सामने आया। जो ब्रिटिश शासन काल में उसके बाद की जो अवस्था थी 1917 से 1939, इस समय चूँकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण मुद्रा प्रसार से जनता के पास बहुत अधिक धन आ गया था और लोगों ने अपने धन को बैंकों में इन्वेस्ट किया, तो धीरे धीरे कुछ समय तो बैंकों का विकास हुआ, परंतु उसके बाद पुनः बैंकों की स्थिति बिगड़ने लग गई थी। सन 1921 में ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर सन 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था बैंकिंग सेक्टर के लिए और 1921 में सरकार ने मुद्रा संकुचन की नीति अपनाना शुरू किया, जिसके कारण व्यापारिक मंदी उत्पन्न हो गई और फिर से देश में बैंकिंग संकट की समस्या उत्पन्न होने लगी, बैंक बंद होने लगे और सन 1930 की विश्वव्यापी मंदी से सभी अवगत हैं। उस विश्वव्यापी मंदी के कारण देश में लगातार बैंक फेल होने लगे, बहुत सारे बैंक असफल हो गए। जब देश में लगातार अनेकों बैंक फेल हो रहे थे तो ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन 1930 ईस्वी में किया और इसको ये कार्य सौंपा कि ये पता लगाए कि भारत में इतने बैंक इतनी बड़ी संख्या में क्यों फेल हो रहे हैं। जब इस केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने जांच किया तो इसने पाया कि देश में बैंकों के फेल होने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण
कि हमारे देश में उस वक्त कोई केंद्रीय बैंक नहीं था जो कि कमज़ोर पड़े हुए बैंकों को, फेल होते बैंकों को सहारा दे और उनको फेल होने से बचाए। और दूसरा प्रमुख कारण था कि कोई भी बैंकिंग अधिनियम नहीं था जो कि धनों को जमा करने वाली जो जनता है, जो अपने नियोक्ता है, जो अपने धनों को बैंकों में जमा करती है, इनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नियम, अधिनियम, कानून उस वक्त नहीं था। तो इस केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने दो सुझाव दिए, एक बैंकिंग अधिनियम बनाने का और दूसरा केंद्रीय बैंक की स्थापना करने का। तो इसके सुझाव के बाद सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 से ये पूर्ण कार्यभार अपना संभालने लग गई। यानी कि कहें कि 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। फिर जो ब्रिटिश शासनकाल में बैंकों की जो आखिरी और चौथी अवस्था थी वो 1939 से 1946 के बीच में, ये समय भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया था इस समय तक। और देश में मुद्रा प्रसार तो कभी मुद्रा संकुचन की स्थिति बनी रही। देश इस शासनकाल में, इस अवधि में, द्वितीय विश्व युद्ध की जो अवधि थी, इस अवधि में देश में बैंकिंग का काफ़ी विकास भी हुआ। बैंकिंग सेक्टर की बहुत सारी शाखाएं खुली, बहुत सारे नए बैंक खुले, परंतु इसके बाद भी देश में, चूँकि अपने देश में भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और साथ में द्वितीय विश्व युद्ध की भी स्थिति थी, तो दोनों ही कारणों से वजह से 1939 से 1946 के बीच में देश में 482 बैंक फेल हो गए। ये बैंकों के फेल होने की बहुत बड़ी संख्या थी। इसके बाद जब हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिला तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही भारत के बैंकों की पुनः स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ी धनराशि देनी पड़ी थी और जिसका प्रभाव हमारे बैंकों के ऊपर पड़ा था। और इस वक्त सबसे जो दयनीय स्थिति हो गई थी वो पंजाब नेशनल बैंक की थी। सरकार और रिजर्व बैंक के सहयोग से बहुत सारे बैंकों को फेल होने से बचाया गया। फिर भी 1947 से 1951 की अवधि में बहुत बड़ी संख्या में बैंक फेल हुए। सरकार और रिजर्व बैंक के प्रयास के बाद भी 242 बैंक फेल हो गए। इसके बाद आज़ादी के बाद जो पहला काम किया गया, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। इस बैंक का, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसकी जो पूंजी थी, इसका स्वामित्व जो था वो अब केंद्र सरकार के पास हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके बाद बैंकिंग अधिनियम 1949 क्रियाशील हुआ। बैंकिंग अधिनियम 1949 लागू हुआ, जो कि 16 मार्च 1949 को लागू किया गया और बैंकिंग कंपनी एक्ट लागू हुआ और इसमें बैंकिंग सेक्टर और उसमें धन जमा करने वाले नियोक्ता दोनों के हितों की बात की गई। फिर नाबार्ड की स्थापना हुई। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया और कई सारे व्यापारिक बैंक, विकास बैंक, सहकारी बैंक और बहुत सारे बैंकों की शाखाएं क्रम से भारत में विकसित होने लगी और धीरे धीरे करते हुए देश में बहुत सारे व्यापारिक बैंक और औद्योगिक बैंकों की स्थापना हुई। आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई। IDBI बैंक, ICICI बैंक, SIDBI बैंक और IIBI, SFC, SIDC अनेक बैंकों की स्थापना हुई, जिससे कि हमारे देश के छोटे बड़े उद्योग जो अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन पूंजी हमारे देश के उद्योगों को उपलब्ध कराई। नाबार्ड की स्थापना होने से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले, रोजगार करने वाले, कृषि करने वाले लोगों को इससे सहायता मिली और धीरे धीरे करके आज हम जो भारत में बैंकिंग का स्वरूप देख रहे हैं, आज हम ई बैंकिंग तक पहुंच गए हैं। ये इसी क्रम में बढ़ता हुआ कदम है और आगे हो सकता है और भी विकास हो, परंतु वर्तमान समय तक, जैसा कि मैंने आपको पूरा भारत में प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक काल तक धीरे धीरे बताया कि किस प्रकार से, किस क्रम से धीरे धीरे भारत में बैंकों का विकास हुआ। वर्तमान समय में कहें तो देश में कुल जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और उनकी जो शाखाएं हैं वो 61,164 हैं। भारत में स्टेट बैंक
और इसके समूह में 5 अन्य बैंकों को रखा गया है। स्टेट बैंक और इसके 5 सहयोगी बैंक मिलकर ये टोटल 6 बैंक हैं और इनकी जो कुल शाखाएं हैं वो 22,043 है। तो इसके साथ ही मैं अपने इस भारतीय बैंकिंग के विकास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट्स आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें निश्चित ही मेरा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा।